हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा संचालित विज्ञान की कक्षाओं में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक बच्चों हमने कहाँ तक पढ़ाई कर ली और अपनी थोड़ा चर्चा इस पर थोड़ी चर्चा कर ले। जैसे हमने नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ा, फाइलम मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, उसके बाद फिर हमने प्रोटोकॉर्डेटा, उसमें बैलानोग्लोसस के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा एंड फिशेस, यहाँ तक हमने पढ़ाई कर ली। चलिए अपनी चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वर्टिब्रेटा में, जल स्थलचर, एम्फीबायंस यानी कि बोथ, है ना। तो लैंड और ये जल स्तर, चलिए इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे कर लेते हैं। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है और ये पानी में रहने वाले हैं, लेकिन इनमें क्या है, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। तो अब स्केल्स नहीं है तो फिर क्या है, इनके शरीर पर म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं जो चिपचिपे पदार्थ रिलीज करते हैं। और इससे क्या होता है, ये इनकी सेफ्टी में, मतलब कोई अगर इनके ऊपर अटैक करता है तो ये जो स्लिपरी है, जो रिलीज करते हैं मटेरियल्स, उससे ये ग्रिप में नहीं आ पाते। प्लस इनके शरीर में जो वाटर है उसको रिटेन करने में ये मदद करता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होते, यानी एक्सोस्केलेटन इनमें नहीं पाया जाता। वृक्क पाए जाते हैं, यानी कि किडनी का डेवलपमेंट इनमें है। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उदाहरण मेढक, सैलामेंडर, टोड। जैसे पहले हमने बोला कि एम्फीबायंस यानी एम्फी मीन्स बोथ, यानी लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं। और जो अगर जैसे अभी हमने बात किया किडनी एंड फेफड़ों की बात, तो लंग्स की बात यहाँ पर आती है और लंग्स मदद करता है ऑक्सीजन लेने में फॉर लैंड एनिमल्स। चलिए आगे बढ़ें। जल स्थलचर की कुछ विशेषताएं बताएं। तो जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, लैंड वाटर बोथ पर रहते हैं। आइए और देख लेते हैं क्या क्या है। शल्क नहीं पाए जाते, यानी कि स्केल्स नहीं है। तो स्केल्स नहीं है तो फिर क्या है, इनके बॉडी पर श्लेष्म ग्रंथियां यानी म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं जो चिपचिपे पदार्थ रिलीज करते हैं। हृदय त्रिकक्षीय होता है, यानी कि 3 चैम्बर्स। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इनमें है, लेकिन 3 चैम्बर्स। इसके पहले भी जो हमने बात किया 2 चैम्बर्स थे उसमें। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, ये असमतापी जंतु हैं, यानी कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं पाया जाता। ये डिपेंड करते हैं टोटली ऑन बाहर के इन्वायरमेंट पे, बाहर के टेम्परेचर पे। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, यानी कि अब स्केल्स पाए जाते हैं। एम्फीबायंस में स्केल्स नहीं थे, मत्स्य में थे। और यहाँ पर फेफड़ों यानी कि लंग्स। तो आप लंग्स का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन टेक कैपेसिटी जो होती है वो लेने की, थ्रू ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन एयर। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होते हैं, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं, बट मगरमच्छ का थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड, यानी 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। वृक्क पाया जाता है, यानी कि किडनी पाई जाती है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलपमेंट बहुत डेवलप फॉर्म में नहीं है, लेकिन इनमें इनका एग्जिस्टेंस है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अगेन जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक स्नेक है और एक टर्टवाइस। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं, यानी कि ये बच्चे को जन्म नहीं देते, ये अंडे को जन्म देते हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरणतः कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। यानी कि जो इनके जो अंडे हैं, जैसे जो हमने अभी पढ़ा, इसके पहले जो देखा था एम्फीबायंस फिशेस, ये कहाँ है, इनके जो अंडे होते हैं वो जल में वो देते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरत इनको वाटर मीडियम होती है, लेकिन अगर हम रिप्टाइल्स की बात करें तो दे डोंट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइज। जो इनके अंडे जो होते हैं वो ये बाहर लैंड्स पर डेवलप भी होते हैं और ये देते भी हैं। चलिए एक सवाल, मगरमच्छ का हृदय कितने कक्षों का होता है? तो उत्तर है, मगरमच्छ
का हृदय 4 कक्षीय होता है, 4 चैम्बर्स। ये आपको चित्र में गौरैया स्पैरो दिख रही है, जिनकी संख्या अभी बहुत कम है, बहुत कम, ऑलमोस्ट ना। ये समतापी प्राणी है। अभी तक हमने क्या देखा, जो है असमतापी, यानी कि अपने टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो बॉडी की, उनके इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं था उनमें। लेकिन पक्षी में समतापी, यानी कि ये टेम्परेचर, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर का जो टेम्परेचर है, इंटरनली ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज होम्योस्टैटिक है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं, चित्र में आपको दिख रहा होगा 2 जोड़ी पैर। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यानी कि जो पंख है वो क्या है, परिवर्तित फॉर्म है पैर का। शरीर परों से ढका होता है, फेदर्स। फेदर्स क्यों, सो दैट कि जो टेम्परेचर में जो भी असामान्यता है अगर पाए, बहुत एक्सेसिव हॉट, एक्सेसिव ठंड, तो ये अपने आप को बचाकर जो फेदर्स है वो उसके काम आता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, यानी कि लंग्स का डेवलपमेंट यहाँ भी है। और हार्ट कितने हो गए, 4। यानी आप ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट, वर्टिब्रेट्स में भी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, साइक्लोस्टोमेटा, एम्फीबायंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि हार्ट जो है, जो उनमें जो चैम्बर्स हैं वो भी 2 से 3, 3 से 4 बढ़ता चला जा रहा है। तो आप ये देखें, इससे आप ये समझ आपकी बनेगी कि कैसे जटिलता, जो चीज़ें हैं वो जटिल होते जा रही हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर भी इसमें मस्ट है। अभी आपने देखा वो क्या था, ऑस्ट्रिच है ना, शुतुरमुर्ग। ये क्या है, ये भी बर्ड की कैटेगरी में काफ़ी बड़ा होता है, और लेकिन क्या है, फ्लाइटलेस, उड़ नहीं पाता। पक्षी किस प्रकार के प्राणी होते हैं, समतापी या असमतापी? तो क्या उत्तर होना चाहिए, समतापी, क्योंकि अपना टेम्परेचर, होम्योस्टैट होते हैं, टेम्परेचर अपना मेंटेन करते हैं, बॉडी टेम्परेचर। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द कंडीशंस आउटसाइड देयर बॉडी, यानी कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करते। आइए नेक्स्ट मूव ऑन करें। स्तनपायी मैमल्स, सबसे डेवलप्ड फॉर्म जिसको कह सकते हैं, हम सारे मैमल्स के ही पार्ट हैं। ये समतापी प्राणी है। हृदय 4 कक्षीय होता है, होम्योस्टैट जैसा पहले। अच्छा, बर्ड्स भी होम्योस्टैट हैं और हम स्तनपायी भी होम्योस्टैट है, कुछ तो डिफरेंसेस होगा, देख लेते हैं। हृदय 4 कक्षीय हैं, वो भी थे। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि जो मदर्स है वो फीड करती हैं अपने बेबी को। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी आप देखे होंगे शरीर पे जो रोआ होते हैं, स्वेट ग्लैंड, जो पसीना निकलता है, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं स्तनपायी के। आपको ये तस्वीर दिख रही होगी, इधर ह्यूमन बींग्स, किडना, रैट। तो क्या है ये, इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं, यानी कि अभी तक क्या बातें हो रही थी, अंडे देने वाले। हाँ, ये बात है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो हैं, उन्हें जल माध्यम अंडे देने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे इकिडना प्लेटिपस। इसमें भी है, सारे जो है वो शिशुओं, स्तनपायी में भी सारे शिशुओं को जन्म नहीं देते, एक्सेप्शंस हैं, जैसे इकिडना प्लेटिपस। लेकिन देयर आर सर्टेन फीचर्स जिसके कारण हम इनको स्तनपायी में हमने इनको जगह दिया है। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। तो अब कंगारू को हम क्या लेंगे, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, रैट्स हैं, वो प्रॉपर डेवलप्ड को जन्म देते हैं, है ना। एकिडना वो तो अंडे को देता है, वो तो शिशु को जन्म नहीं दे पाता। लेकिन अब जो कंगारू है वो बीच का है, ना तो अंडे देंगे और शिशुओं को जन्म देंगे, लेकिन अंडर डेवलप्ड। तो क्या करेंगे, माताओं का रोल होता है, आप पॉकेट्स जैसे ये देख रहे होंगे चित्र में, पॉकेट में छोटे बच्चे को डाल दिया, जो अंडर डेवलप्ड है, जब तक डेवलप ना हो जाए तब तक वो अपने मदर के पॉकेट में रहते हैं। तो और ये पॉकेट क्या हुआ, मार्सुपियम। तो दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, मार्सुपियल्स। क्वेश्चन एंड टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। 2 स्तनपायी जीवों के नाम बताएं जो अंडे देते हैं। अभी तो देखा ना कांटे वाला, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, आंसर है एकिडना एंड प्लेटिपस।
पक्षी और स्तनपायी जीवों में पाने जाने वाले किसी दो अंतर को स्पष्ट करें, है ना। जैसे मैंने बोला समतापी तो दोनों हैं और चार कक्षीय भी हैं, फेफड़ों से श्वसन भी होता है, तो क्या अंतर है? अंतर तो है। चलिए देख लेते हैं। पक्षी और स्तनपायी। स्तनपायी इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं, हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे इकिडना और प्लेटिपस। जो स्तनपायी में है तो शिशुओं को जन्म देते हैं, यानी डेवलप्ड फॉर्म, है ना। लेकिन दो अपवाद है, इकिडना और प्लेटिपस। लेकिन पक्षी सारे अंडे को जो हैं वो अंडे देने वाले होते हैं, कोई भी शिशुओं को जन्म नहीं देता। सेकेंड पॉइंट, इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना। जो हमने बात किया, फीडिंग, मदर फीड करते ना अपने स्तन से, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इनमें ऐसी कोई ग्रंथियां नहीं पाई जाती। चलिए आगे बढ़े। नाम पद्धति। अब नाम पद्धति क्या है? अब मान लीजिए आपके सामने भिंडी रखी हुई है और आपके दोस्त जापान से, रशिया से, अमेरिका से, फिलीपींस से, मतलब बहुत सारे जगह से आए हुए हैं। आप बोलेंगे भिंडी, एक कोई बोलेगा ओकरा, है ना। जापान में जापानी, चाइना में चाइनीज़, तो फिर क्या हो जाएगा? भिंडी क्या हो गया भाई? कोई जापानी भिंडी, कोई चाइनीज़ भिंडी, है ना, कोई ओकरा। लेकिन क्या हुआ? कन्फ्यूजन बहुत हो गया। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए नाम पद्धति रखी गई कि भाई हम एक ही नाम से बोलेंगे सभी जगह, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम, है ना, कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जापानी भी भिंडी को भिंडी के नाम से ही जाने, साइंटिफिक नेम से जाने। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। जैसा कि अभी चर्चा मैंने किया, जीवों के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है? कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, भिंडी को ओकरा और फिर जापानी भिंडी, चाइनी भिंडी, ये नहीं होना चाहिए, है ना। एक साइंटिफिक नाम जिससे सभी जगह के लोग उसको पहचान सके। चलिए आगे बढ़े। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वो सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई। यानी कि देखिए, जैसे पहले हमने भी बोला वर्गीकरण, वो किन्होंने शुरुआत किया था? अरस्तु, है ना, प्राचीन समय से वर्गीकरण। यहाँ पे कैरोलस लिनियस, ये कन्फ्यूजन को दूर करने की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी कि हम साइंटिफिक नेम एक रखें, साइंटिफिक अप्रोच रखें, है ना। आप अपने यहाँ लोकल किसी भी नाम से जाने, बट हम एक साइंटिफिक नाम देंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होगा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करें। नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीनस एवं स्पीशीज का ही ध्यान रखा जाता है। तो अब क्या हुआ? अगर हम नाम करते हैं, नामकरण अगर हम करें, जो मैंने पहले भी कहा, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए शुरू किया गया था कैरोलस लिनियस सर के द्वारा, लेकिन हम इसमें ध्यान देते हैं कि समानता और असमानता, असमान है तो वो एक कैटेगरी में, समान है तो एक कैटेगरी में। और हाँ, जैसे हमने बात किया था ना, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ये सारी फाइलम, ये सारी बात की थी, लेकिन इसमें सिर्फ दो हम यूज़ करेंगे। जो पूरे जो पदानुक्रम है सभी को ना यूज़ करके सिर्फ जीनस और स्पीशीज का हम यूज़ करते। आइए आगे बढ़े। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है, जैसे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। मतलब ये तरीके बताए जा रहे हैं किस तरीके से आप किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम लिख सकते हो। पहले भी मैंने बोला, समानता असमानता पे आप जो नाम पद्धति है वो बेसिकली हम देखते हैं कौन एक समान है, कौन एक समान नहीं है। सेकंड, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए, यानी स्पीशीज के नाम छोटे अक्षर से, स्मॉल लेटर्स, और जो जीनस है वो कैपिटल लेटर। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपनी समझ बना ले तो बेसिकली अगर हम आम बोले तो क्या होगा? बहुत सारे आम, बहुत सारे आम, आम्रपाली, मालदा, बहुत सारे आम। कन्फ्यूजन हो गया ना, आम 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 सभी तो आम ही है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए फिर हमने इसको एक साइंटिफिक नाम दिया जो सभी जगह एक ही इससे जाने जाएंगे। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, आई इज स्मॉल एंड एम इज कैपिटल। और फिर अगर हम हाथ से लिखेंगे तो इसको इटैलिक्स में अंडरलाइन कर देंगे।
जो अभी तक हमने पढ़ा है एक सार, इसको समझ लेते हैं। प्राणी, इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला, कोशिकीय स्तर की संरचना, यानी कि सेल के आधार पर उनमें उनकी संरचना कैसी होती है। सेकंड इज उत्तक स्तर की संरचना, पोरिफेरा। पहला जो है कोशिकीय स्तर की संरचना, पोरिफेरा। पोरिफेरा में हमने क्या पढ़ा था? पोरिफेरा मतलब छिद्र, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये जो पोरिफेरा थे वो क्या थे, इनका जो शरीर है उस पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते थे। और हाँ, ये जो अचल थे, अचल क्यों थे? क्योंकि समंदर में एक जगह टिके रहना है ना, क्योंकि नोटोकॉर्ड तो डेवलप, ये तो नॉन कॉर्डेट्स हो गए, तो इनमें तो डेवलपमेंट लोकोमोशन के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो ये एक जगह चिपके रहते थे, है ना। और इनका भी कंकाल जो है वो हार्ड हुआ करता था। और छिद्र क्यों थे? क्योंकि जो पानी आ रहे हैं उनके साथ ऑक्सीजन और भोजन इनको चाहिए था, तो इसीलिए क्या था कि इनका जो स्तर जो है, कोशिकीय स्तर की संरचना इनमें थी पोरिफेरा में। ठीक है, अब ये बेचारा तो कोशिकीय स्तर तक ही रह गया, लेकिन सिलेंटेरेटा, प्लैटीहेलमिंथस, निमेटोडा, इन लोगों ने बोला हम थोड़ा डेवलप्ड फॉर्म में जाएंगे। तो सेल से क्या हुआ, टिश्यू तक ये गए। तो अब उत्तक स्तर की संरचना में ये लोग तो पहुंच गए। पोरिफेरा बेचारा के लिए सेलुलर स्ट्रक्चर तक ही वो रह गया, है ना, कोशिका स्तर तक। लेकिन उत्तक स्तर तक ये जो सिलेंटेरेटा थे, प्लैटीहेलमिंथस, इन लोगों ने बोला कि नहीं हम तो जाएंगे। तो चलिए अब इसको थोड़ा समझ ले। उत्तक स्तर की संरचना को हम फिर अगेन वी विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है? बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं, है ना। यानी कि एक्सटर्नल स्किन और इंटरनल स्किन के बीच में आपको बॉडी कैविटी नहीं मिल रही है ना। तो इनको फिर एग्जाम्पल कौन से थे? सिलेंटेरेटा और प्लैटीहेलमिंथस। सिलेंटेरेटा के बारे में क्या खास बात थी भाई? तो सिलेंटेरेटा में हाइड्रा, है ना। और हाइड्रा क्या है? जो हम जानते हैं एक्रोबैटिक डांस फॉर्म जो होता है ना, सोमरसॉल्टिंग जिसको बोलते हैं। आप है पैर पे खड़े हैं और सर अभी है, फिर आप उसको घुमाते हैं पूरा, फिर सर नीचे, पाँव ऊपर, फिर अगेन सर ऊपर, पैर नीचे। तो इस तरह के डांस फॉर्म जो है सिलेंटेरेटा के होते हैं चलने के लिए हाइड्रा की, है ना। प्लैटीहेलमिंथस, इसमें हमने बात किया था क्या, परजीवी होते हैं, है ना। मतलब खाना खुद का बनाएंगे नहीं, और जहाँ जाएंगे, मान लीजिए आपने इनको अतिथि के रूप में बुलाया, तो अतिथि जो हैं वो अपना आपके घर का पूरा राशन ही समाप्त कर लेंगे। यानी कि आपके जो शरीर, आप तो खाते पीते हैं, शरीर बनाते हैं, और प्लैटीहेलमिंथस जी आते हैं और सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो क्या हुआ? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका था, सिलेंटेरेटा और प्लैटीहेलमिंथस का। फिर कूट देहा गुहाधारी, यानी कि शुरू हुआ फॉर्मेशन, है ना, सीडोसिलोम्स, मतलब ना फुल ना ये, लेकिन हाँ डेवलपमेंट शुरू हुई। निमेटोडाज, निमेटोडाज में हमने क्या क्या देखा था? निमेटोडाज में आपने देखा कि वो कैसे आकार होते हैं? सिलिंड्रिकल, राइट, है ना, और फ्लैट्स। चलिए अब सेकेंड हम आ रहे हैं, फिर हम आ रहे हैं देह गुहाधारी, यानी कि प्रॉपर सिलोम के डेवलपमेंट। फिर उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला, भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास। अब जैसे हम बात करते हैं ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, है ना, तो इसमें क्या है, ये डेवलपमेंट ऑफ मेसोडर्म्स शुरू हो गया। ठीक है, तो अब जैसे हम बात करते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, क्या महत्व है इनका? देखिए, जितना ही टिश्यूज़ डेवलप करेंगे, जितने ही लेयर्स बनाएंगे, उतना ही डिवीजन ऑफ लेबर स्ट्रॉन्ग होता है और उतना ही फंक्शनल हो जाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें आते हैं एनालिड, मलस्का और आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़े फाइलम की बात कहाँ थी, कौन है? आर्थ्रोपोडास, है ना, सबसे बड़ा संघ। फिर कौन था? मलस्का। फिर कौन था? एनिलिड्स। एनिलिड्स में क्या है? फार्मर्स फ्रेंड, राइट। फिर हम आते हैं मलस्का और आर्थ्रोपोडास। आर्थ्रोपोडास में क्या थे? पैर जुड़े हुए मिलना शुरू हो गए थे। और फिर रक्त संचार कैसा था? ओपन, नो ब्लड वेसल्स, है ना। मलस्का में एक खास बात हमने बात किया था, मलस्का के जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन हाँ इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और क्या था? हीमोसाइनिन की बात की थी, है ना। हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन है रेड कलर, लेकिन इनका क्या था? ब्लू।
फिर यहाँ पे क्या बात, ये थे सॉफ्ट रहते थे और इनका जो शरीर है वो क्या किस में डिवाइड था, वाइसरल मास, हेड एंड फुट, और इनमें मैंटल था जो सॉफ्ट स्किन को एक परत और सेफ्टी प्रोवाइड करता था, राइट। फिर अगर बात करें अंतस्तर की एक थैली से देह गुहा का बनना, इसको हम अगेन दो भाग में डिवाइड करते हैं, नोटोकॉर्ड विहीन इकाइनोडर्माटा एंड नोटोकॉर्ड युक्त कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड विहीन में इकाइनोडर्माटा, इसमें हमने क्या पढ़ा था, स्टारफिश। स्टारफिश कैसे चलती है, ऐसे ना, जो कैसे चलेगी भाई, अगर आपने घर में बागीचा है आपके यहाँ, अगर नहीं भी है तो कभी कूलर में पानी कैसे भरते हैं, नल, ऐसे तो बाल्टी से भी भर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं, पाइप लगाते हैं, नल खोलते हैं और वो पाइप से जो पानी है वो गमले में आएगा या फिर बागीचा में आएगा। तो भाई ये पाइप जो है इकाइनोडर्माटा के पास होता है। स्टारफिश की चर्चा थोड़ी कर ले। 5 बाह, अब पांचों बाह से चलना तो आपको पांचों आम से है, पानी अगर ना पहुंचे तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी ना। तो इन्होंने क्या किया, इकाइनोडर्माटा ने बोला भैया हम बनाएंगे 5 पाइप, तो इनके 5 आर्म्स में 5 पाइप हो गए। चलो ठीक है, पाइप तो है, पानी तो आ गया, चलेंगे कैसे, तो छोटे छोटे जो है ना उसमें छिद्र पाए जाते हैं वो, और उनको फिट बना, मतलब पाँव बोल दिया गया। तो हम क्या, ट्यूब है, पाँव है, जोड़ दिया, ट्यूब फिट हो गया, ठीक है। पानी आया, पानी इनको क्यों ज़रूरत है, पानी से क्या करते हैं ये, खाना खाएंगे ना, है ना, ऑक्सीजन भी, डिजॉल्व ऑक्सीजन वहीं से लेते हैं, लोकोमोशन भी करना है भाई, ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, सारी ज़रूरत है इनको, और ये पूरा करते हैं। जो 5 आर्म्स है उसमें जो ट्यूब्स है उसमें जो फिट है, तो ट्यूब फिट से ये ऐसे मूव करेंगे, पानी आएगा, उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है ना, आया गया, आया गया, तो क्या हुआ, चलना रुकना, चलना रुकना, खुलना बंद होना, राइट। ये इकाइनोडर्माटा था। फिर हम नोटोकॉर्ड युक्त, अब जैसे हमने बोला कि नोटोकॉर्ड क्यों भाई ज़रूरत है आपको, नोटोकॉर्ड जो है वो आपको लोकोमोशन में हेल्प करता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहले भी हमने बोला, इवोल्यूशन जो है ना वो हेल्प करता है। अगर आप लोकोमोट करते हैं तो आप लोकोमोशन कर रहे हैं तो आप नए जगह जाएंगे, नई चीज़ों से रूबरू होंगे, फिर अपने हैबिटेट, अपने निश में आप एडजस्ट करते हैं, खाने का स्टाइल में चेंज होता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, नोटोकॉर्ड से। तो नोटोकॉर्ड से फिर हमने क्या देखा था, प्रोटोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, है ना। प्रोटोकॉर्ड्स में हमने बात किया था, जैसे नोटोकॉर्ड के बारे में ये चीज़ है कि किसी न किसी अवस्था में ये ज़रूर प्रेजेंट रहता है, जैसे पहले गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट थे, राइट। लेकिन फिर ये डिपेंड करता है कि अगर हायर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया तो ये धीरे धीरे विलुप्त होते जाते हैं, लेकिन एनीवे किसी न किसी फॉर्म में रहेंगे। तो अब जैसे कॉर्डेटा में हम आ रहे हैं, तो लार्वा में अवशोषी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति प्रोटोकॉर्डेट्स में होती है। हर्डमेनिया जो मैंने बताया कि जब लार्वल फॉर्म होता है तो इसमें डेवलप रहता है, दैट्स व्हाई दे आर लोकोमोटिव, है ना, कि जब जब नोटोकॉर्ड रहा तो घूम लिए, जब नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो गया तो स्टेशनरी हो गया एक जगह, लेकिन एनीवे किसी लाइफ के किसी स्टेज में तो वो था, तो ये प्रोटोकॉर्ड्स हो गया। अब आगे नोटोकॉर्ड जो है जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, है ना, एम्ब्रियोनिक फॉर्म में या इसमें, लेकिन डेवलप्ड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, यानी कि आपको लोकोमोशन में हेल्प करे, तो दैट इज वयस्क में मेरुदंड एवं नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन। उसमें क्या आ गए, कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में भी पहला हम बात कर ले साइक्लोस्टोमेटा, वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि जबड़ा रहित ईल के आकार का गोलाकार मुख, शल्क रहित चिकनी त्वचा, है ना। तो अब इसमें जबड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, दांत नहीं होंगे, राइट। और चिकनी त्वचा, चिकनी त्वचा क्यों होती है भाई, वाटर में चिकनी त्वचा की क्या ज़रूरत है, पानी जो है वो फिसल के शरीर के ऊपर से बहे, है ना, तभी तो वो फ्लो करेंगे, ठीक है। और ये गोल ईल कैसा होता है, ईल हमने देखा ना गोल सा, राइट, जो ईल होते हैं। तो अब ये साइक्लोस्टोमेटा थे। सेकंड हम कहाँ आ गए, फिश, है ना। आप ये देखो कि इसमें क्या था कि ये चिकनी त्वचा और इनके ऊपर स्केल्स नहीं थे। फिशेस में भी दो हमने पढ़े, कार्टिलेज वाले, है ना, जिसमें स्केल्स नहीं थे, लेकिन एक बोन्स वाले जिसमें स्केल्स थे। तो अब जैसे फिशेस के बारे में हम थोड़ा पढ़ ले। शल्क का बाह्य कंकाल, अस्थि उपास्थि का अंतः कंकाल, क्लोम द्वारा श्वसन, ठीक है। तो श्वसन कैसे हुआ, इनका क्लोम से, लेकिन अगेन जो है दो फॉर्म्स, यानी कि देखिए कैसे कैसे डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, कार्टिलेज एंड बोन्स, अंतःकंकाल जिसको बोलते हैं, और स्केल्स हैं इनमें, ठीक है। फिर हमने साइक्लोस्टोमेटा, फिर फिश।
फिर हम सेकंड कहाँ, फिर उसके बाद कहाँ गए, एम्फीबायंस पे गए। तो एम्फीबायंस नाम बोथ है ना, बोथ यानी कि लैंड एंड वाटर दोनों में ये रहेंगे। अब इसमें क्या था, अगेन स्केल्स नहीं थे, राइट, लेकिन इनमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। म्यूकस ग्लैंड का क्या है कि वो अंदर की जो संरचना है उसको मेंटेन करके रखते हैं, और इनकी जो त्वचा होती है वो स्लिपरी होती है। तो अगेन इट हेल्प्स देम टू अपने आप को बचा सके इफ समवन अटैक्स देम, ठीक है। और एम्फीबायंस के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आपने देखा, फ्रॉग थे, सैलमंडर थे, राइट। उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पर गई, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में अगेन स्केल्स पाए गए। फिशर्स में भी स्केल्स है, यहाँ पर भी स्केल्स है, डिफरेंस तो कुछ होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो है हम कहीं भी समतापी नहीं आए, असमतापी है, राइट, यानी कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती होंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने क्या देखा है, छिपकली ऐसे जनरली आप गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ठंड का आगमन होता है ना, वो कहीं खो सी जाती हैं। गौर करिएगा, कारण ये है होम्योस्टैट, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर टेम्परेचर, राइट। तो अपने आप को, मतलब जो कहते हैं ना, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, स्टिवेशन इज समर स्लीप, राइट, तो इसमें वो चले जाते हैं। पक्षी, अभी हमने फोटो में क्या देखा था, स्पैरो, है ना। गौरैया का काम क्या था, गौरैया वो जो इंसेक्ट्स है ना उसको खाती थी। बेसिकली गौरैया बहुत इम्पोर्टेंट, अभी इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। साइकिल को जो इकोलॉजिकल साइकिल है उसको बैलेंस करने और मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें ना, तो जैसे स्पैरो, क्रो, गिद्ध, ईगल, वल्चर्स, ये जो बर्ड्स है ना, इनका हमारे साइकिल में होना बहुत ज़रूरी था। और आप ये, और बच्चों एक और चीज़, इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो जहाँ इनकी संख्या कम हो ना, आप ये समझो कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड नहीं है। देखिए, अभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स, हम ये जो बात करते हैं ना जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी की, हर जीव की अपनी एक जगह है, हर जीव की अपनी प्राथमिकता होती है, और हर जो जीव है वो इस साइकिल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, वो ऐसे ही नहीं आया है, तो कंट्रीब्यूशंस उनके होते हैं। तो पक्षियों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, पर जो हम बात करते हैं पॉलिनेशन में, है ना। अब संख्या कम होती जा रही है, तो क्या होगा, हम बोलेंगे संख्या कम हो रही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। पॉलिनेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे नए नए वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स आते हैं, है ना। जो आप इवोल्यूशन की बात करते हैं या हाइब्रिड की जो भी हम बात करते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, ये नेचुरल पॉलिनेशन में हेल्प करते थे। अभी तो हाइब्रिड बनाते हैं हम अपने साइंटिफिक, या आप उसको कह सकते हैं ऑब्वियसली मैन मेड है, लेकिन दे आर नॉट नेचुरल। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरल होनी चाहिए भी। तो आप, अभी हम पक्षियों के बारे में बात कर रहे थे, समतापी, यानी कि दे आर एबल टू मेंटेन देयर टेम्परेचर, राइट। अच्छा, अंडे देंगे या जीव देने वाले होते हैं, अंडे देने वाले, है ना। यानी कि अभी भी वो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के स्तर में ये स्तनपाई से नीचे ही हैं। 4 कक्षीय यानी कि ऑरिकल वेंट्रिकल के हम बात करते हैं, है ना। पंपिंग इन एंड पंपिंग आउट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात करते हैं, तभी तो 4 चैम्बर्स की बात हो गई। ओके, पंखों का बाह्य कंकाल, है ना, स्केलेटन सिस्टम इसमें भी डेवलप्ड है, और पैर जो है वो कन्वर्टेड हो जाते हैं विंग्स में उड़ने के लिए। बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर्स, जो मैंने बोला कि टेम्परेचर जो जैसे है ना, ठंड को आप तो ठंड में बहुत सारे कपड़े उपड़े डाल लेते हैं कि ठंड ना लगे, ये बेचारे स्वेटर तो नहीं पहन सकते, दे हैव गॉट नेचुरल स्वेटर, है ना, फेदर्स के रूप में। और आपने देखा होगा कि जब वो अंडे जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं ना सेकना अपने बच्चों का, तो वो उसके ऊपर बैठते सो दैट अंडे को गर्माहट मिले, राइट, तो टेम्परेचर मिले, और तब बर्ड्स जो हैचिंग ऑफ एग्स होता है, बच्चों का निकलना, उसमें ये सारे वो हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हम आए लास्ट, नॉट द लीस्ट, द मोस्ट डेवलप्ड, स्तनपाई मैमल्स, है ना। अब शिशुओं को जन्म देने वाले सारे स्तनपाई शिशुओं को जन्म देते हैं, नहीं नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एकिडना, प्लैटिपस दे, बट अगेन कुछ फीचर्स होते हैं जो उनको स्तनपाई में हमने उनको रखा है। जैसे हम स्तनपाई की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ होम्योस्टैट, यानी कि अब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन ये कर सकते हैं, राइट, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर आउटसाइड। जैसे छिपकली होती है ना, वो खोसी जाती हैं जब ठंड का आगमन होता है, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाते।
तो लेकिन ये है कि वो अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। फिर 4 कक्ष यानी कि अगेन हम बात करते हैं ऑरिकल वेंट्रिकल इन अ फुल डेवलप्ड फॉर्म, है ना। और फीडिंग की जब हम बात करते हैं तो यानी कि वो जो है आप देखे होंगे मदर्स फीड करते हैं अपने बच्चों को, है ना। तो क्यों, उनमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। गर्मियों में बहुत पसीना आता है ना आप लोगों को, है ना, हम लोग बोलते हैं बहुत पसीना है, बहुत पसीना आ रहा है, हाँ, स्वेट ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि हम होम्योस्टैट है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो पसीना जो निकलता है ना, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, राइट। आई होप अभी तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं आप सभी को समझ में बहुत सारी बातें आ गई होंगी। इट वॉज वंडरफुल with you all, and thank you for the class and thank you for the session.